नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दृश्यम आईएएस पर। साथियों, पहले तो आज आप सभी लोगों को विजयादशमी के पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब जो हमारा सेशन चल रहा है हिस्ट्री का, जिसमें हमने पिछले सेशन में महाजनपद काल के बाद गणराज्यों का, उस पर हम लोगों ने चर्चा की। अब आगे मौर्य साम्राज्य शुरू करने के पहले, उसके पूर्व में जो विदेशी आक्रमण हुए थे, जिसमें एक था ईरानियों का आक्रमण, हखामनी वंश का, और दूसरा था उसके बाद विश्व प्रसिद्ध ये सिकंदर का 326 से 325 ईस्वी पूर्व का आक्रमण। इन दोनों को पढ़ेंगे, इन दोनों के फैक्ट को देखेंगे, कारण को देखेंगे, क्या प्रभाव हुआ उसको देखेंगे। जहां से प्रश्न बनते हैं उस पर विशेष फोकस करेंगे। तो इनका जो कालक्रम था ये मौर्य काल के पूर्व में हुए थे। और इनका जो क्षेत्र था, जो पश्चिमोत्तर भारत था, यानी कि सिंध और पंजाब, ये वहीं तक सीमित थे इनके आक्रमण, उससे आगे नहीं बढ़े थे। तो अब क्या कारण थे इसको हम देखते हैं इनके आक्रमणों के। हाँ, एक बात इसमें देखिए, ये जो पहला आक्रमण था ये था हखामनी वंश का, ईरान के। और दरायवहु डेरियस या दारा, डेरियस प्रथम या दारा, ये तृतीय शासक था इस वंश का। इसी ने सबसे पहले आक्रमण किया भारत पर। इसके तीन अभिलेख मिलते हैं, एक बेहिस्तून, एक दूसरा पर्सिपोलिस, और नक्शे रुस्तम। तो इसमें तो नहीं मिलता, इसमें ये उल्लेख मिलता है, लगभग 23 राज्यों का उल्लेख मिलता है जिसमें भारत का नाम नहीं मिलता है। लेकिन पर्सिपोलिस और नक्शे रुस्तम, इन दोनों से पता चलता है कि उसने सिंध और पंजाब पर आक्रमण किया और उस पर अधिकार किया। ठीक, सिकंदर का इसके बाद देखेंगे, पहले इसको देखते हैं इनके आक्रमण के कारण क्या थे। ईरानियों के संसाधनों से लाभ प्राप्त करना। पंजाब और सिंध का जो क्षेत्र था बहुत उपजाऊ क्षेत्र था। सदा नीरा, सिंधु, सतलुज जैसी नदियां, जिनसे कि हमेशा वहां पे उपज मिलती रही, उससे जो है वहां पे अन्य संसाधनों, व्यापार वाणिज्य, इन सब की भी अच्छी खासी प्रगति थी। तो एक ये कारण था। एक माना जाता है सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति, क्योंकि जो आबादी थी बहुत डेंस थी, बहुत सारी कबीलाई लड़ाकू जातियां थी वहां पे। तो इनका एक पर्पज ये भी था कि वहां के उन लड़ाकू जातियों के युवाओं को हम अपनी सेना में भर्ती करें, अधिकार करके वहां पे। क्योंकि इनका हखामनियों का यूनान से लगातार युद्ध चल रहा था साम्राज्य विस्तार को लेके। तो अपने उस युद्ध में बढ़त बनाने के लिए, मजबूत सैनिकों को उसकी सप्लाई के लिए, यहाँ पे इनको एक उचित वो रिसोर्स दिखा। उसके बाद पश्चिमोत्तर क्षेत्र की राजनीतिक कमजोरी। पश्चिमोत्तर क्षेत्र में जैसे गांधार, कंबोज, ये मैंने आपको पढ़ाया था जब महाजनपद काल पढ़ा रहे थे। तो ये सब इतने शक्तिशाली राज्य नहीं थे, छोटे छोटे जनपदीय राज्य थे। इनके पास कोई ऐसी मजबूत सेना नहीं थी और ये लोग आपस में भी संघर्ष करते रहते थे। तो कोई मगध जैसा, अब इधर देखिए सिकंदर भी ब्यास नदी के इधर नहीं बढ़ पाता है, कि मगध में, मगध क्षेत्र में आप देखेंगे एक मजबूत राज्य स्थापित हो चुका था। बिंबिसार, हर्यक वंश के बाद नंद वंश, जिसमें महानंद, महापद्मनंद जैसा शासक होता है। तो इस तरह से मगध जैसे मजबूत साम्राज्य की अनुपस्थिति भी एक इनके आक्रमण का कारण बनी, इनकी उसकी सफलता का। दारा तृतीय, हखामनी वंश का यह अंतिम सम्राट था। इसके टाइम पे गोगा मेला या आरबेला का युद्ध होता है। सिकंदर, मेसिडोनिया का शासक, और दारा तृतीय हखामनी, इनके बीच में युद्ध होता है। इस युद्ध में सिकंदर इनको पराजित करता है और जो इनकी राजधानी थी हखामनी वंश की, पर्सिपोलिस, इसको वो पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर देता है, जड़ से खत्म कर देता है इस राज्य को।
अब सिकंदर जो है मध्य एशिया के बहुत सारे राज्य, जैसे ईरान के अलावा इराक के राज्य, फिर उधर टर्की, इन सब क्षेत्रों में वो विजित करता हुआ आगे बढ़ता है। फिर उस अभी आगे देखेंगे वो किस तरह से फिर भारत की तरफ आता है। इस आक्रमण का प्रभाव क्या हुआ? आर्थिक प्रभाव सबसे पहले देखते हैं। हेरोडोटस कहते हैं कि ईरानियों को 360 टैलेंट सोना प्रति वर्ष यहां से राजस्व के रूप में मिलता था। इससे स्पष्ट हो रहा है कि संसाधनों की कमी थी नहीं, संपन्न राज्य थे, व्यापार व्यवसाय बहुत उन्नत था, तो पर्याप्त आर्थिक लाभ हुआ इन्हें पंजाब और सिंध के क्षेत्रों से। सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़ा? आर्मेइक लिपि आई, उसी से खरोष्ठी लिपि का जन्म होता है, जो कि अशोक के अभिलेखों में शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा के जो अभिलेख हैं, शरेकुना, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा के जो उसके अभिलेख हैं, उसमें खरोष्ठी लिपि के ही वो हैं। खरोष्ठी और आर्मेइक में खरोष्ठी लिपि जो थी वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, दाएं से बाएं। ईरानी सिक्कों का प्रचलन हुआ। सिग्लोई और डेरिक, ये चांदी का सिक्का था और डेरिक जो था ये सोने का सिक्का था। पंजाब और सिंध क्षेत्रों में जहां पे इन्होंने अपना राज्य स्थापित किया, प्रभुत्व स्थापित किया, वहां इन सिक्कों का प्रचलन किया। सर्वाधिक प्रचलन इनका सिग्लोई सिक्के का था। क्षत्रपी प्रणाली, क्षत्रपी प्रणाली का इन्होंने विकास किया भारत में, जो कि आगे चल के हम देखेंगे शक शासकों ने, रुद्रदामन, चष्टन, इन लोगों ने इसको बढ़ावा दिया। घंटा आकार का गुंबद, ये आप देखेंगे आगे चल के अशोक के जो स्तंभ लेख हैं, जिनमें 4 जानवरों को ऊपर स्थापित करना गोल घुमावदार चक्र में, तो ये इसकी भी प्रेरणा यहीं से ली गई, ईरानियों से। अब आते हैं सिकंदर के आक्रमण पर, जो दूसरा ईरानियों के बाद मौर्य पूर्व मौर्य काल में जो आक्रमण था वो सिकंदर का आक्रमण था। ये मेसिडोनिया का शासक था। मेसिडोनिया ग्रीस यानी यूनान का एक क्षेत्र था, उसके उत्तर में स्थित। इसका जो गुरु था सिकंदर का, 16 वर्ष की आयु तक इसका गुरु, मशहूर विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक जिसको कि हम लोग फिलॉसफी में भी पढ़ते हैं, वो अरस्तु था। मेसिडोनिया के शासक थे फिलिप द्वितीय, उनका ये लड़का था सिकंदर। देखिए यूनान से वो चलता है इधर टर्की, सीरिया, इराक, ईरान, इन सबको वो विजिट करता हुआ आगे बढ़ता है। फिर यहां खैबर दर्रे से भारत के सिंध प्रांत में प्रवेश करता है, आता है। तो उस समय यहां लगभग 23 कबीलाई राज्य थे, छोटे छोटे भारत में। एक एक करके सबसे युद्ध करता है, सबको पराजित करता है। कुछ ने पहले ही उसकी अधीनता स्वीकार कर ली बिना युद्ध किए ही, और जिन्होंने भी उसका प्रतिशोध किया उसका उन्होंने बहुत ही निर्दयता पूर्वक दमन किया और अपना या तो उनको अपनी अधीनता स्वीकार कराई और उसके बाद आगे बढ़ा। वो ब्यास नदी तक जाता है, वो उसके आगे फिर उसका विस्तार नहीं होता है। उसके कारणों को भी अभी देखेंगे आगे। मकदूनिया निवासी फिलिप द्वितीय शासक थे मकदूनिया के, उनका पुत्र था सिकंदर। सिंधु नदी तथा खैबर दर्रे को पार कर 326 ईस्वी पूर्व में बसंत के ऋतु में इसने भारत पर आक्रमण किया। लगभग 19 माह इसका आक्रमण, विभिन्न राज्यों पे जब ये कबीलाई आक्रमण करता है तो लगभग 19 माह तक ये भारत में रहता है। ब्यास नदी के आगे ये नहीं बढ़ता है। इसका जो समकालीन भारतीय शासक था उस समय मगध में, वो घननंद था, नंद वंश का अंतिम शासक।
घननंद। आगे न बढ़ने के कई कारण थे। एक तो उसके सैनिक बहुत थक चुके थे, मलेरिया जैसी बीमारियां भी बताई, इतिहासकारों ने बताया है कि फैल गई थी उसके सैनिकों में, बहुत सारे सैनिक उसके मर गए थे। तो इन सब कारणों से वो इसके आगे नहीं बढ़ सका। भारत में सिकंदर के महत्वपूर्ण अभियान, ये आम्भी ही था। गांधार का शासक था, गांधार की राजधानी थी तक्षशिला, इसी ने आमंत्रित किया था। और इसके साथ साथ एक और शासक था, शशिगुप्त। इन दोनों ने ही आमंत्रित किया था सिकंदर को भारत आने के लिए, क्योंकि इनकी पोरस और अन्य कबीलाई राज्यों से मुख्य प्रतिद्वंद्विता इनकी पोरस से थी। तो उन सबको ये, जिससे कि आए और इन सब राज्यों पे आक्रमण करें, इस वजह से इसने आमंत्रित किया था। आम्भी का जो क्षेत्र था शासन का, वो था सिंधु से लेके झेलम नदी के बीच में। इसका जो राज्य था सिंधु से लेके झेलम के बीच में था। पोरस, इससे युद्ध होता है, जिसे हाइडेस्फीज का युद्ध भी कहते हैं। हाइडेस्पेस, क्योंकि जो झेलम नदी थी, झेलम को यूनानी भाषा में हाइडेस्पेस कहा गया है। तो इसके किनारे ये युद्ध हुआ, जिसमें पोरस पराजित होता है, उसको बंदी बना लिया जाता है और बंदी बना के लाया जाता है जब सिकंदर के सामने। तो सिकंदर उससे बोलता है कि बताओ तुम्हारे साथ किस तरह का व्यवहार किया जाए। तो पोरस का जवाब होता है कि जिस तरह से एक राजा दूसरे राजा के समक्ष करता है व्यवहार, तो इस तरह के निर्भीक जवाब से वो बहुत खुश होता है और इसके राज्य को अधीनता स्वीकार करने के बाद वापस कर देता है। और वापस करने के साथ साथ इसे, जब वो बंटवारा करता है अपने राज्यों का, जिसमें 6 राज्य का, 3 सिंधु नदी के पश्चिम, 3 सिंधु के पूर्व, तो उसमें इसको जो है झेलम से आगे लेके, इसका जो राज्य था झेलम से लेके चिनाब तक था, इसको और आगे बढ़ा के वो ब्यास तक कर देता है। इसके अधिकार को झेलम से लेके ब्यास तक पर इसका अधिकार दे देता है वो। इसका जो राज्य था मुख्य तौर पे झेलम से चिनाब के बीच था। नाइसा एक कबीलाई जनजाति थी, ये भी, इसने मित्रता का भाव प्रदर्शित किया और इसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी सिकंदर की। अस्वक, इसकी राजधानी थी मस्सग। इन्होंने बहुत ही कड़ा प्रतिरोध किया, यहाँ के महिलाओं और इन सब ने मिलकर युद्ध लड़ा। तो बाद में सिकंदर ने चिढ़कर महिलाओं और बच्चों के कत्लेआम का आदेश दे दिया था यहां पे, महिलाओं और बच्चों के। अस्वक, जिसकी राजधानी थी मस्सग। यहीं एक रानी थी किलियोफिस, जिनके नेतृत्व में, किलियोफिस इनकी रानी थी, मत्स्यकों, अस्वक जातियों की, जिन्हें शॉर्ट में किफी भी कहते थे। इनके नेतृत्व में महिलाओं ने संघर्ष किया, लेकिन ये सब मौत के घाट उतार दी गई। उसके बाद एक कबीलाई राज्य था मालव तथा क्षुद्रक। यहां के ब्राह्मणों ने भी कलम छोड़कर तलवार उठा ली। कलम छोड़कर तलवार उठा ली थी। इन सभी राज्यों ने बहुत ही सशक्त संघर्ष और प्रतिरोध किया था सिकंदर का।
आगे बढ़ते हैं। और नस है ये। इसके बारे में कहा जाता था, इस किले के बारे में, एक किला था ये, बहुत मजबूत किलेबंदी थी इस इस राज्य की, जनजाति राज्य की। ये कहावत प्रचलित थी कि हेराक्लिस कृष्ण भी इस किले को नहीं भेद सकते, इस किले को भेद नहीं सकते। परंतु सिकंदर इनको भी विजित करता है। आगा लस्सोई, इन्होंने बहुत कड़ा प्रतिरोध किया और यहाँ के महिलाओं बच्चों ने सिकंदर के हाथ मरने से पहले ही आग में कूदकर बच्चों के साथ जान दे दी। ये एक तरह से कह सकते हैं कि जौहर, जो कि राजपूतों में देखा गया आगे चल के, उसका ये आपको प्राचीनतम उदाहरण दिखाई देगा उस समय के समाज में। भारत में जौहर का एक तरह से प्राचीनतम उदाहरण है। पटलोन, पाटल राज्य, यह सिकंदर का अंतिम अभियान था भारत में। पाटल, पाटन कहीं मिलता है, पटलोन अंतिम अभियान था। यहां पे दो राजा शासन करते थे। एक बुजुर्गों की संस्था भी थी इनकी, उनके माध्यम से यहां पे दो निरंकुश राजाओं का शासन था। अंतिम विजय थी। यहां का शासक, जब इसने इस राज्य को विजित किया तो यहां का शासक उसने पिथोन को बनाया। सिकंदर ने जो है अपने साम्राज्य को 6 भागों में बांट दिया था। 3 भाग, जैसे उसने, ये सिंधु नदी है तो सिंधु के पश्चिम में 3 और इसके पूर्व में 3, इस तरह से उसने अपने राज्य को 6 प्रांतों में विभाजित किया था। पेथन था, उसको सिंध का बनाया था, पेथन। और उसके बाद निकेनर को इसके पश्चिम के जो राज्य थे उनको दिया, उनको यहां का शासक स्थापित किया। इसके जो पूर्व के राज्य थे, पूर्व के राज्यों में उसने सिंधु से लेकर झेलम तक जो आंभी का राज्य था उसको वापस कर दिया। सिंधु से झेलम तक का आंभी को दिया, आंभी। और झेलम से लेके ब्यास तक का क्षेत्र, झेलम से लेके ब्यास तक का क्षेत्र उसने पोरस के नियंत्रण में दिया। उसके अलावा जो और पूर्वी राज्य बचा, उसको जो है उसने अभिसार देश के राजा को दे दिया। यह अभिसार देश जो था जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में था। यहां के शासक को उसने जो है बाकी क्षेत्रों को दे दिया। इस तरह से वो 6 प्रांतों में बांटकर ब्यास नदी के बाद वो वापस लौट जाता है भारत से। आगे वो अपने साम्राज्य का अभियान नहीं करता है भारत में। अब सिकंदर के आक्रमण का क्या प्रभाव हुआ ये देख लेते हैं, इसका राजनीतिक परिणाम क्या हुआ। विंसेंट स्मिथ का कहना है सिकंदर के आक्रमण का भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, भारत का यूनानीकरण नहीं हुआ। राजनीतिक प्रभाव सिकंदर के आक्रमण का लगभग शून्य माना जाता है, क्योंकि उसने कोई यहां पे इस तरह से साम्राज्य अपना नहीं स्थापित किया। आया, आक्रमण किया, अधीनता स्वीकार कराया और चला गया वापस। यहां की व्यवस्था में उसने कोई परिवर्तन नहीं किया। आर्थिक परिणाम,
व्यापार वाणिज्य को गति मिली, बहुत सारे नए व्यापारिक मार्गों का पता चला। बाउकेफेला और सिकंदरिया, इन दो नगरों की स्थापना वो करता है झेलम नदी के तट पर। बाउकेफेला वो अपने घोड़े के नाम पर इसका रखा था, इस नगर का नाम, ये पूछा गया है बहुत बार। झेलम नदी के तट पर ये जो निकैया नगर उसने स्थापित किया था, ये जहां पे उसने पोरस को पराजित किया था, झेलम नदी के तट पर, वहां पे ये निकैया नगर स्थापित करता है। और बाउकेफेला जहां पे वो झेलम नदी के तट पर उसका घोड़ा मरा था, वहां पे करता है। और एक नगर उसने सिकंदरिया स्थापित किया था। सिकंदरिया, बाउकेफेला, निकैया नगर, ये सारे नगर उसने स्थापित किए थे। इसका सामाजिक सांस्कृतिक परिणाम क्या हुआ, ये देखते हैं। भारतीय एवं यूनानी समाज के बीच निकटता स्थापित हुई इससे। ज्योतिष का विस्तार हुआ, जैसे जो यूनानी ज्योतिष विद्या थी, रोमक, पोलिस, वो भारत में आई। इससे प्रश्न पूछा भी जाता है कि रोमक और पोलिस ज्योतिष विद्या कहाँ की है, तो यूनान से संबंधित है, जिसका ज्ञान भारत के लोगों को हुआ। लिपि एवं भाषा, उलूक शैली के सिक्के ढाले गए भारत में, यूनानी मुद्राओं के ही अनुकरण पर। कुछ विशेष यूनानी शब्दों का प्रचलन हुआ, जैसे काली मिर्च के लिए यवन प्रिया, ये पूछा गया है, दोनों ही पूछे गए हैं। नाटक के पर्दे के लिए यवनिका, काली मिर्च के लिए यवन प्रिया, ये दो शब्द मिलते हैं। सिकंदर जो है, भारत जब यहां से वो गया तो भारतीय साथियों के प्रति आकृष्ट हुआ था। तो ये तो कल्याण तो जाके वहां मिला, मंडन ने जाने से मना कर दिया था। मंडन का एक कथन भी था इस सिलसिले में कि सिकंदर मेरा सर काट सकता है लेकिन मेरी आत्मा का नाश नहीं कर सकता है, और उन्होंने जो है जाने से मना कर दिया था। यह सिकंदर का जल सेना अध्यक्ष था नियारकस, जिसे उसने फरात नदी के तट का पता लगाने और बंदरगाहों की खोज के लिए भेजा था। इस तरह से हमने देखा कि ये जो दो राज्यों के आक्रमण हुए थे, एक ईरान के हखामनी वंश का और दूसरा ग्रीस यानी यूनान के मैसेडोनिया के शासक सिकंदर का आक्रमण। इन दो आक्रमणों से प्रश्न बनते हैं। इस तरह के प्रश्न ज़्यादातर फैक्ट बेस होते हैं कि कौन से नगर की स्थापना किया था सिकंदर ने, कौन से नगर की स्थापना उसने अपने घोड़े के नाम पर किया था, अंभी का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक था, तो पोरस का क्षेत्र किस नदी से किस नदी तक था। तो ये सारे प्रश्न अब आपके हो जाएंगे, उम्मीद करते हैं। अगला जो हमारा सेशन होगा वो मौर्य साम्राज्य पे होगा, जो भारत का पहला माना जाता है, एक तरह से अखिल भारतीय साम्राज्य माना जाता है, विस्तृत साम्राज्य, उसका अध्ययन करेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद।